हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। और आज हम लोग भी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो टॉपिक हम लोग शुरू किए हैं, अर्थात CDP का एक महत्वपूर्ण पार्ट लर्निंग्स अर्थात अधिगम का आज ये दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग खास करके ध्यान रख रहे हैं सीटेट का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो लेक्चर है वो सिर्फ सीटेट के लिए है, ये किसी भी राज्य का टेट है उसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विशेष कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए उस सब पर ना जाते हुए हम शुरू करते हैं आज के जो लेक्चर है उसको, आज का जो सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। और आइए बात करते हैं लर्निंग के जो नेक्स्ट पार्ट हैं, लर्निंग का जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो कल के वीडियो में या पिछले वीडियो में आप यदि आप देखे हैं तो आपको पता होगा कि लर्निंग्स के डिफिनीशन, लर्निंग्स का कुछ जो नियम्स थे उसके बारे में, शेप जो है उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। और यदि आप ये वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पिछला वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज हम जो शुरुआत करते हैं, कल मैंने उस जगह पर छोड़ा था कि जो प्रमुख विधियां हैं लर्निंग्स की उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे सीखने की जो प्रभावकारी विधि कहा जाता है, इसको मतलब है कि ज़्यादातर जो लर्निंग्स होते हैं, अधिगम जो होता है, सीखना जो होता है, उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रेक्षण के द्वारा सीखना या लर्निंग्स थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब इसके आधार पर चले तो पहले हम एक बार सबको नाम याद बता देते हैं, उसके बाद एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्रेक्षण द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है विवेचना विधि यानी कि डिस्कशन मेथड, करके सीखना या प्रयोग करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपेरिमेंटिंग। चौथा है आवृत्तिकरण तथा पुनः निरीक्षण विधि अर्थात रिसाइटेशन एंड रिवीजन मेथड। पांचवा है रटकर तथा समझकर सीखने की विधि, इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोट और अंडरस्टैंडिंग मेथड। ठीक है, रोट एंड अंडरस्टैंडिंग मेथड, ये है 5 प्रकार का। कुछ का तो आप नाम सुन करके ही समझ गए होंगे, लेकिन कुछ जो है उसको समझना है। यहाँ ये सब पांचों का डिस्कस करने से पहले एक बात आपसे क्लियर कर रहा हूँ, उसको हमेशा माइंड में रखिएगा। जब भी आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं या एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एक लाइन को ध्यान में रखिएगा। वो क्या है कि कोई भी वो विधि जो लर्निंग से जुड़ा हुआ है वह सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होगा जब स्टूडेंट उसमें एक्टिव मोड में होगा। एक्टिव मोड कहने का मतलब है कि लर्नर जो है, जो स्टूडेंट जो है, वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। यदि एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो लर्निंग का जो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो बहुत बेहतर होगा। और जब लर्नर्स जो है वो पैसिव मोड में होगा तो वहाँ उसको लर्निंग्स का जो आउटकम होना चाहिए वो भी कम होगा। ठीक है, इसलिए ये याद रखिएगा, यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सी सबसे प्रमुख या सबसे लाभकारी विधि है लर्निंग्स का, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आप जो 4 ऑप्शन, आप तो मैं यहाँ तक ये नहीं बता सकता ना कि यही 4 ऑप्शन आपको आएगा, तो आप उन चारों ऑप्शन में पहले ये देखिएगा तो बच्चा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किस में करता है। ठीक है, यदि एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करेगा, हो सकता है कि शुरुआत उसका जो लर्निंग्स होगा वो कम होगा, लेकिन अंत तक जाते जाते सभी का रेशियो यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा जिसमें लर्नर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि एक्टिव मोड, पैसिव मोड को याद रखिएगा। एक्टिव मोड में जब बच्चा रहेगा तो ज़्यादा वो सबसे बेहतर मेथड होगा लर्निंग्स का।
जिसे पैसिव मोड में रहेगा वो बेहतर मेथड नहीं रहेगा। और शिक्षा मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आप ज़्यादातर बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराइए तो आपको लर्निंग्स बहुत अच्छा मिलेगा। आइए सबसे पहला देखते हैं प्रेक्षण के द्वारा जो सीखना है उसको, यानी कि लर्निंग्स बाय ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण करके सीखना, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि क्या होता है इसमें, यानी कि लर्नर जो है उसको दूसरी चीज़ों को देखता है और देखने के बाद उसके अंदर में इच्छा जगती है। ठीक है, दूसरों को वो जब करते हुए देखता है, दूसरों को प्रशंसा करते हुए देखता है, दूसरों को रिवार्ड पाते हुए देखता है, या कोई ऐसा सीन वो देखता है जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उसके बाद जब वो लर्निंग करता है या उन दृश्यों से जो लर्निंग करता है वो कहलाता है प्रेक्षण के द्वारा सीखना। यानी कि यहाँ जो बच्चा है वो एक्टिव है, भले फिजिकली नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे आप सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में ज्योग्राफी का टॉपिक नेचुरल वेजिटेशंस। अब नेचुरल वेजिटेशन जब मैं पढ़ा रहा हूँ, अर्थात प्राकृतिक वनस्पति जब मैं पढ़ा रहा हूँ और उसमें वाइल्ड लाइफ भी जुड़ा हुआ है, तो सबसे अच्छा चीज़ होगा प्रेक्षण के द्वारा यदि हम उसको समझाना चाह रहे हैं तो एक तो होगा कि आप डायरेक्ट उसको जंगल की ओर ले जाएं या पेड़ पौधों के पास ले जाएं, एक तो वो होगा। दूसरा ये है कि यदि आपके पास शॉर्ट वीडियो हो, प्रोजेक्टर के थ्रू या किसी और के थ्रू उसको वीडियो दिखवाइए, और जब वो सामने देखेगा, जब वो हर एक चीज़ को देखेगा, विजुलाइज करेगा, तब उसके अंदर उस चीज़ को जागने की इच्छा उसको जानने की इच्छा जगेगी। और जब ये इच्छा आ जाएगी ना तो उसका लर्निंग्स जो होगा बहुत बेहतर होगा। इसका मतलब एक चीज़, आप यदि हम बार बार यदि आप इसको बोल रहे हैं तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको डाल रहे हैं प्रेक्षण में कि इच्छा जगता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, रुचि उत्पन्न होगी, इच्छा आएगी, इच्छा होगी तो वो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करेगा, और पार्टिसिपेट करेगा, लर्निंग अच्छी होगी। ठीक है, तो प्रेक्षण की विधि बहुत अच्छी विधि मानी जाती है इसमें लर्निंग्स के लिए। ठीक है, तो प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, थ्रू ऑब्जर्वेशन जब कोई बच्चा सीखता है, ठीक है, तब जैसे कोई व्यक्ति आता है, सूट बूटेड आता है, अच्छी चीज़, अच्छे लैंग्वेजेस का प्रयोग करता है और उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, तो जो उसको देखने वाले होते हैं, ठीक है, जो उसको देखने वाले होते हैं उनमें कोई कोई होते हैं जो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और उस प्रभाव के कारण से वो इसी तरह से बोलने का प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह से चलने का प्रयास करते हैं। आप इस कई सारे फिल्मों में देखते होंगे कि जो बच्चे हैं वो एक्टर का कॉपी करते हैं, वो वही है, प्रेक्षण के द्वारा लर्निंग है। ठीक है, दूसरा है आपका विवेचना विधि। विवेचना विधि को आप एक तरह से लेक्चर मेथड कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, भले ये लेक्चर मेथड नहीं है, लेक्चर मेथड इसको नहीं कर सकते, लेकिन विवेचना विधि मतलब है कि किसी एक टॉपिक को डिस्कस कीजिए। ठीक है, और थ्रू डिस्कशन जब बच्चा या लर्नर्स जो है चीज़ों को सीखता है तो उस कहलाता है डिस्कशन मेथड। इसमें भी बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करता है। और कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स जाते हैं अपने क्लास में और वो ही डिस्कस करते हैं, मैं लड़का जो है पैसिव मोड में होता है और टीचर जो एक्टिव मोड में होते हैं। और जब टीचर एक्टिव मोड में होते हैं तो बच्चा चूँकि पैसिव मोड में है तो बच्चे का ध्यान इधर उधर भटकने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि बच्चों को ही एक ग्रुप में बांट दीजिए, कुछ कुछ छोटे छोटे ग्रुप में, 5 बच्चे 7 बच्चे करके ग्रुप में, और उनसे डिस्कशन कराइए। तो कई सारे चीज़ें जो होंगी, जब वो थ्रू डिस्कशन आप देखेंगे कि कई सारे पॉइंट्स आते हैं, हर एक के मन में जो उठ रहा है वो शेयर करता है और आप गाइड करते हैं। गाइड करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा नहीं जानता है और दूसरे के मुंह से सुनता है तो उसको सीखता है। तो इस प्रकार से जो लर्निंग्स का मेथड होता है उसको कहा जाता है विवेचना विधि या ग्रुप डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट तीसरा जो है वो है करके सीखना या प्रयोग करके सीखना। यानी कि लर्नर्स यदि अपने स्वयं पार्टिसिपेट करता है और उसको उस एक्टिविटी को करता है और करने के बाद जब वो सीखता है कि हमें ये चीज़ सीखने के लिए मिला, या हो सकता है एक्सपेरिमेंट किया
खास करके यदि आप इसको एग्जाम्पल शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं स्पेशली साइंस का कोई टर्म्स, तो उसको लैबोरेटरी प्रयोगशाला ले जाते हैं और वहाँ उसको उस चीज़ों को दिखाते हैं। स्वयं किताब को यदि हम सिर्फ पढ़ा दें कि ऑक्सीजन कैसे बनता है एक प्रयोग के द्वारा बताएं, तो किताब में एक फिगर बोर्ड पर आप फिगर बता दिए कि ये थर्मस है, ये फ्लास्क है, इसको ऐसे कसना है, इसमें ये चीज़ डालना है, इसका आउटकम्स ये आ रहा है, इसको केमिकल रिएक्शन ये लिखना है, ये लिख दिए तो बच्चा सिर्फ उसको रटता है, उसके समझ में कुछ नहीं आती। लेकिन जो ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को यदि आप लैब में करने के लिए उसको दीजिए, आप वहाँ गाइड कीजिए, और गाइड करने के बाद जब उसको वो अपने पार्टिसिपेट कर रहा है और अपने कर रहा है, जब उस चीज़ को ये देखेगा ना बाय एक्सपेरिमेंटिंग, तो उस आप बिना आपके कहे हर एक प्रोसेस को नोट्स में बना लेगा, वो सीख जाएगा कि कैसे बनता है। तो इसको कहेंगे क्या, तो करके सीखना या करके सीखना या प्रयोग करके सीखना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है आवृत्तिकरण तथा पुनर्निरीक्षण। सामान्यतः ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब बच्चों को सिखाते हैं, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब आप बच्चों को कहते हैं कि अरे एक पोएम याद करिए, बच्चा क्या करता है कि 5 लाइन 10 लाइन याद करता है, 2-3 बार पढ़ता है, 5 उसको लगता है कि अब हमको कविता याद हो गया, तो या तो आंख बंद करके उस कविता को दोहराता है, पढ़ता है, या तो फिर यदि ऐसे करके हाथ बंद करता है, किताब में जहाँ लिखा हुआ हाथ बंद कर लेता है, उसके बाद पढ़ते जाता है एक एक लाइन और उसका हटाते जाता है। जहाँ उसको लगता है कि नहीं अब मैं भूल गया हूँ, तो फिर से वो पढ़ता है। यानी कि आवृत्ति होना, आवृत्ति मतलब बार बार, ठीक है, आवृत्ति करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं और फिर निरीक्षण करते हैं कि क्या मैंने ये चीज़ याद किया या नहीं। यानी कि बार बार वो आप उसी चीज़ को कर रहे हो, और उसके बाद जो आपको, इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि पहले से आपको रिजल्ट पता है कि हमको ये करना है। ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए जब कि वर्क को आप बार बार करते हो और चेक करते हो कि क्या मेरा वर्क सही दिशा में जा रहा है या नहीं, इस चीज़ से जो आपको वो लर्निंग्स होती है उसको कहा जाता है ये आवृत्तिकरण तथा पुनर्निरीक्षण। नेक्स्ट जो है रटकर तथा समझकर सीखने की विधि। ये आप समझ रहे हैं, इसको मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और कई सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आता है, रटना मतलब क्या होता है और समझकर क्या होता है, इसको मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आते हैं सीखने का नियम में। स्पेशली इस जगह पर मैं आपको बता दूं कि सीखने के नियम में शायद मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया होगा थॉर्नडाइक का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम को बताया था और उसने इस नियम को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग था जिसको कहा उन्होंने सीखने का मुख्य नियम, और दूसरा कहा सीखने का गौण नियम या सीखने के सहयोगी नियम। ठीक है, सीखने के जो मुख्य नियम है उसको ध्यान में रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और निश्चित मानिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं सीखने का मुख्य नियम क्या है। तो सबसे पहला जो नियम है वो है रेडी टू लर्न। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं इसको, तत्परता का नियम। ठीक है, यानी रेडी टू लर्न यदि होता है, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस यदि है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। जब बच्चा सीखने के लिए रेडी हो, ठीक है, और उस समय यदि आप उसको सिखाते हैं ना, तो लर्निंग्स बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जब उसके अंदर में सीखने की इच्छा ना हो, सीखने के लिए वो तैयार ही नहीं हो, आप उसके ऊपर में ज़बरदस्ती थोप रहे हो, तो लर्निंग्स नहीं हो सकती। ज़बरदस्ती वो माथा झुका करके किताब तो पढ़ जरूर रहा है, लेकिन ध्यान उसका कहीं और है, तो जितनी चीज़ें वो पढ़ रहा है दिमाग से सब चीज़ निकल रहा है, कुछ नहीं उसके अंदर में आ रहा है। लेकिन यदि वो सीखने की इच्छा उसके अंदर में है और आप हल्का सा गाइड कर दिए, तो उस चीज़ को वो सीखने का प्रयास जरूर करेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि यदि बच्चा सीखने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले क्या है, थॉर्नडाइक ने कहा कि आप उसको देखिए कि वह किस अवस्था में है, क्या वह रेडी टू लर्न की स्टेज में है या नहीं है। रेडी टू लर्न के स्टेज में नहीं है तो आप उसको रेडी टू लर्न के स्टेज में पहले लाइए। ठीक है, उसके बाद उसको जो आप सिखाना चाह रहे हैं उस टॉपिक को कीजिए, क्योंकि जब तक रेडी, अब रेडी टू लर्न यदि कह रहे हैं तो आप इसको कहते हैं रेडी कब होगा, जब वो उसके पास इच्छा होगी, उस चीज़ की इंटरेस्ट होगा। क्योंकि व्यक्ति जैसे मान के चलिए मेरी रुचि मैथ्स पढ़ने में है,
अब मैथ्स पढ़ने में मेरी रुचि है और आप हमको सिखाएंगे फिजिक्स, तो हो सकता है कि मेरे ध्यान उसमें नहीं हो, मेरा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स मैथ्स की ओर है। और जब भी मैं किसी चीज़ को देखता हूँ मैथ्स वाले का, तो श्योर है कि उस चीज़ को ज़रूर टच करके देख लेता हूँ आखिर क्या कुछ नया चीज़ बताया है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपका भी जिसमें इंटरेस्ट होगा वो ज़रूर आप देखते होंगे। तो कहने का मतलब है कि तत्परता का जो नियम है ये कहता है कि यदि लर्नर्स जो है सबसे पहला ये देखना है कि क्या वो तत्पर है, रेडी है सीखने के लिए या नहीं है। यदि रेडी नहीं रहेगा तो वो सीखेगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो है वह है अभ्यास का नियम, यानी कि प्रैक्टिस का नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस। इसमें कहता है कि बच्चे को यदि आप लर्निंग्स देना चाह रहे हैं तो उसको प्रयास कीजिए कि वह उसको बोलिए, समय समय पर उसको हिदायत दीजिए कि भाई इसको याद करो, इसको एक काम करो 2 बार पढ़ लो। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो इसका। जैसे मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं तो बोलते हैं बच्चों को कि एक काम करो कि जैसे हम बताए हैं, जैसे आप देखे हैं कि बोर्ड पर मैंने जैसे बताया है, आप इसको कॉपी में उतारा, आप घर में जाकर के 2 बार और प्रैक्टिस कर लेना। अब फिर 1 आध सप्ताह होता है, बोले अरे जो मैंने बताया था आप लोगों को वो क्या आप लोग भूले हैं या नहीं। यदि नहीं भी भूले हैं और तो एक काम कीजिए, एक बार इसको बना लीजिए। इससे क्या होता है कि बार बार अभ्यास करने से उसका जो भूलने की जो आदत है वो भूलता नहीं है, ज़्यादा लंबे समय तक उसको याद रखता है। ठीक है, प्रैक्टिस का नियम कहते हैं लर्निंग्स के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि लर्निंग्स का डेफिनेशन में ही आपको बताए थे, है ना, प्रैक्टिस के बारे में बताए थे। आगे आप नेक्स्ट तीसरा है प्रभाव का नियम। अभी तो भाई प्रभाव का नियम बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आप ये समझिए, और थॉर्नडाइक ने भी कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रभाव का नियम है। जब तक प्रभाव नहीं होगा मे भी उसके अंदर रेडीनेस नहीं आएगी, मे भी उसके अंदर में प्रैक्टिसेस की भावना नहीं आएगी। कहने का मतलब है कि जैसे थॉर्नडाइक के अनुसार से हम बता रहे हैं, थॉर्नडाइक ने कहा था कि यदि शायद उसको आप रिवार्ड दें, उसको हो सकता है मोटिवेट करने के लिए, हो सकता है उसको रिवार्ड दें या ये कह दें कि इसको याद करो नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। अब इससे क्या होता है, देखिए ये थॉर्नडाइक के अनुसार कैसे कह रहा है, मैं आपको अपना व्यूज़ भी बताऊंगा। तो ये थॉर्नडाइक ने कहा कि उसको रिवार्ड यदि देते हैं तो उसका इंटरेस्ट जगेगा, वो रेडी टू लर्न होगा, प्रैक्टिस करेगा। और मे भी कभी कभी कंडीशन ऐसे होते हैं, जैसे एग्ज़ाम का टाइम होता है तो बच्चा आप बोले चाहे नहीं बोले वो श्योर अपने से तैयारी करता है, अपने से पढ़ता है, अपने से सीखने का प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है। वहाँ प्रभाव, कहने का मतलब है यदि प्रभाव अच्छा है, आप प्रभाव डालते हो तो वो लर्निंग के लिए तैयार हो जाता है, लर्निंग के लिए प्रैक्टिस करता है। अब यहाँ आपको एग्जांपल देता हूँ, ये थॉर्नडाइक के अनुसार से मैंने बताया। अब अभ्यास के प्रभाव के बारे में आपको बताता हूँ जो मेरा व्यूज़ है उसके अनुसार से। देखिए, प्रभाव होता है कि कभी कभी कई बाहरी दुनिया के भी प्रभाव हमारे साथ होते हैं, और कई चीज़ें ऐसे होती हैं जिसको ना चाहते हुए भी हम देखते हैं कि बच्चे लर्निंग कर रहे हैं उसके थ्रू। जैसे आप देखे होंगे कि कई सारे एडवर्टीजमेंट में कई सारे ऐसे स्टंट किए जाते हैं जो बच्चों को नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बच्चा उसको देखता है तो उसको लगता है कि ये लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, देखो हीरो के जैसा काम कर रहा है, हीरो लग रहा है वो, तो उसके प्रभाव में आते हैं, उस एडवर्टीजमेंट के प्रभाव में आते हैं। और उस एडवर्टीजमेंट में प्रभाव के आने के कारण से वो फिर वैसा ही स्टंट करने का प्रयास करते हैं, लर्निंग्स करने का प्रयास करते हैं। रेडी जैसे वो देखते हैं प्रभाव उनके ऊपर पड़ गया तो रेडी तो होना ही है, आप प्रैक्टिसेस करते हैं। तो कहने का मतलब है यदि प्रभाव अच्छा है, और यही नियम के कारण से हमेशा कहा जाता है कि आप जो एक टीचर है उसको वेल मैनर्ड होना चाहिए, उसका लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका जो बिहेवियर होगा वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपने टीचर को ही आइडियल मानते हैं, और जब आइडियल एकदम वेल बिहेव्ड होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। ठीक है, और प्रभाव पड़ता है तो देखे होंगे कि खास करके स्कूलों में, विद्यालयों में, कि जो टीचर्स बहुत अच्छे वेल मैनर में रहते हैं, बिहेव उनका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट उनको बहुत अच्छे से मानते हैं, उनकी कही हुई चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, तो ये प्रभाव का नियम है। आगे इसके बाद डिस्कस करते हैं सीखने के सहायक नियम, जिसको थॉर्नडाइक ने कहा कि ये गौण नियम है। ठीक है, अब एक एक करके इसमें भी देखते हैं। पहले नाम आज सबका देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है बहु अनुक्रिया का नियम। इसका अंग्रेजी यदि देखें तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, सेकेंड है मनोवृत्ति का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ मेंटल सेट, ये इसको माइंड सेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा है
तत्व प्रबलता का नियम, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। चौथा है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी और सिमिलरिटी। पांचवा है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम या प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, अब एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम कहता है, या इसके अनुसार से ये चीज़ समझिए कि लर्निंग्स के दौरान कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आप जवाब नहीं देते हैं या जवाब डर से नहीं देते हैं। तो उस दौरान क्या करना है कि आप बच्चों को एक काम कीजिए कि उसको मल्टीपल रिस्पॉन्स देने का अपॉर्चुनिटी दीजिए। यानी कि उसको पूछिए, एक नहीं ये आंसर सही नहीं, अच्छा चलो तुम्हारे दिमाग से इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये इसको दीजिए, नहीं ये तो सही नहीं है, अगला देखो, अगला और क्या हो सकता है। ऐसे करके यदि आप उसको मल्टीपल रिस्पॉन्सेस करने का मौका देते हैं, अलग अलग स्टेपों में उसको सोचने का मौका देते हैं, तो जो स्टेप आप उसको रिवार्डेड कीजिएगा ना, अब देखो आ गया सही जगह पर, अब ये सही है तुम्हारा, बाकी जो अन्य बताया वो गलत है। इससे क्या होगा कि उसको सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी कि नहीं हमारा ये सही है, और मोटिवेट हो जाएगा कि चलो मैंने अपने से प्रयास किया, अपने से सक्सेस पाया इसका आंसर देने में। यानी मल्टीपल रिस्पॉन्स में अब इसी को एक्टिविटी में कर दीजिए कि जब बच्चा बार बार उसको करके बार बार करता, सब सक्सेस नहीं मिलता, लेकिन अंत में जब वो सक्सेस कर पाता है, कर जाता है, तो अंत वाला जो स्थिति है उसको वो सीख जाता है। बाकी अन्य जो चीज़ें जिसमें वो सक्सेस नहीं पाया उसको भूल जाता है। तो ये है मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्सेज के द्वारा भी लर्निंग्स होते हैं। सेकेंड है मनोवृत्ति का, यानी इसको माइंडसेट कह सकते हैं कि बच्चे का जिस तरह का माइंडसेट है उसको उसी के अनुसार से लर्निंग्स दिया जाए। तो माइंडसेट डिसाइड करता है, जिसको कि आप पहले ही मैंने बताया था इसमें कि किस तरह का उसको लर्निंग्स दिया जाना चाहिए, कि क्या वो रेडी है कि नहीं। तो इसको माइंडसेट में भी एक उसका उसी का पार्ट ये मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा जो है तत्व प्रबलता का नियम। देखिए इसको समझिएगा, नाम से ज़रा सा गड़बड़ हो जाता है, नए आदमी को पकड़ाता है। तत्व प्रबलता का नियम को समझिए, यानी कि ऐसे तत्व, दो प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट में तत्व होते हैं। एक होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और एक होता है जो गौण होते हैं। तो जब भी जैसे आते हैं, जैसे एक नियम ये भी है कि जब आप बच्चे के पास पढ़ाने के लिए जाते हैं तो बच्चा के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है, उसका एग्ज़ाम। तो आप जा रहे हैं एग्ज़ाम उसके क्लास लेने के लिए, तो पहले ये भी प्रयास हो सकता है, ये भी मेथड हो सकता है कि पहले आप देखो बच्चों इसको ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्जाम में देखो यहाँ से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ध्यान दो, ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन कैसे होता है, ये होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, आप ऐसे याद करो। अब बच्चा का कंसंट्रेशन जो होता है वो आपके ऊपर चला जाता है। ठीक है, और जो चीज़ जो उसको सीखने, क्योंकि उसका ध्यान रहता है कि हमको एग्जाम में बेहतर करना, अब वो चीज़ जब देखता है तो वो अच्छे से सीखने का प्रयास करता है। कंसंट्रेशन उसका सिर्फ आप लर्निंग की तरफ चला जाता है। इससे क्या होगा कि लर्निंग्स अच्छा होगा। कहने का मतलब है कि जो प्रबल चीज़ें हैं, जो स्ट्रांग चीज़ें हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले उसको आप बताइए, उसके बाद गौण चीज़ों को बताइएगा तो बच्चा जल्दी समझ में आएगा, गौण चीज़ों को भी समझ आएगा। ठीक है, यही है तत्व प्रबलता का नियम। नेक्स्ट उसके बाद है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम। नाम समझ रहे होंगे कि सादृश्यता, उससे मिलता जुलता चीज़ों के आधार पर आप उसको लर्निंग्स करवाइए, या मिलता जुलता कोई चीज़ है तो उससे वो बहुत जल्दी सीख जाता है। एग्जाम्पल दीजिए उससे जुड़े हुए चीज़ों को, जो एनालॉजी हो उसका, जो उसके समान हो, उसके सिमिलर हो, वैसे चीज़ों को आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा सकते हैं, या वैसे चीज़ों को वो एक्टिविटी करके वो समझ सकता है। ठीक है, उसके बाद है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। साहचर्यात्मक यानी होता है कि एक की जगह पर दूसरा रिलेशन देखना, यानी कि सहयोग के रूप में। तो यदि हम इसको उसके साथ जो जैसे कोई टॉपिक देते हैं, उस टॉपिक में जो एसोसिएट किया हुआ, जो साथ में जुड़ा हुआ, वैसे चीज़ों को साथ में लेकर के यदि उसको सिखाते हैं तो ये कहलाता है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि सीखने को प्रभावित बहुत कुछ क्या करता है, और ये पहले की वीडियो में कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। खाली नाम बता दे रहा हूँ कि जैसे सीखने को कौन कौन प्रभावित करेगा। हो सकता है उसकी बुद्धि उस हिसाब से नहीं, उसका IQ यदि लो है, मूड है 70 से कम है, तो उसको आप चाहे जितने तरीके से बता लें, उसका लर्निंग जो होगा वो एकदम स्लो होगा। ठीक है, तो उसका IQ डिसाइड कर सकता है।
उसका एज डिसाइड कर सकता है, उस लर्निंग प्रोसेस को डिसाइड कर सकता है। अब एज यदि नहीं है, उसका कम है एज है, अब अधिक एज वाले की चीज़ों को आप उसको बताएंगे तो श्योर है कि उसके समझ से बाहर का चीज़ होगा। मैच्योरिटी डिपेंड करता है, परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो उस हिसाब से जिस चीज़ को बता रहे हैं हम और वो चीज़ उस एज के मैच्योरिटी के हिसाब से ज़्यादा है तो वो चीज़ उसके समझ से बाहर हो सकती है। और नेक्स्ट हो सकता है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स का मेथड सही नहीं है उस चीज़ को पढ़ाने में, ये डिसाइड कर सकता है लर्निंग्स को, है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको प्रभावित करती हैं। मैंने यहाँ कुछ को लिखा है, ध्यान दीजिए, नाम आपको बता रहा हूँ। यदि आप कमेंट ये करेंगे कि सर इसको डिटेल कर दे तो फिर कभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से है और एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल से आज 11 तारीख हो गया, 3-4 दिन बचे हुए हैं, इसीलिए ज़रा स्पीड चलते हैं, जहाँ समझाना है उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए नाम देख लीजिए, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक में बुद्धि है, स्वास्थ्य है, उम्र है, अभिरुचि यानी कि रुचि इंटरेस्ट, परिपक्वता मैच्योरिटी, लिंग यानी कि जेंडर भी डिसाइड करता है, विषय का स्वरूप कैसा है विषय का, सब्जेक्ट जिस टॉपिक पर पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक कैसा है, डिफ़िकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है, वो बस भी डिसाइड करता है। विधि मेथड डिसाइड करता है, टीचर्स का लैंग्वेज डिसाइड करता है, टीचर का लैंग्वेज यदि सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में फंस जा रहे हैं, स्वयं फंस रहे हैं, तो बच्चा कभी लर्निंग उस हिसाब से प्रभावित होता है। ये सारी चीज़ें हैं, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप कहेंगे तब बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो है शिक्षण वक्र पर। देखिए नाम याद रखिएगा, कुछ नहीं है इसमें, ऐसे लगने के बाद ये बहुत टफ है, लेकिन सिर्फ नाम याद रखिएगा और ये फिगर को याद रखिएगा। मे भी इस क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से, ठीक है, श्योर नहीं हूँ, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे, लेकिन चूंकि हो सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये शिक्षण वक्र 4 प्रकार का होता है। शिक्षण वक्र जो है वो 4 प्रकार का होता है और चारों प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। और ये चारों प्रकार में देखिए, मैं शायद आपको नहीं दिख रहा हो स्क्रीन पर, तो मैं यहाँ प्रयास करता हूँ इसको ड्रॉ करके आपको सिखाने का, ठीक है। देखिए सबसे पहला अब देखते हैं, इसमें सबसे पहला जो है वो है आपका समान निष्पादन, ठीक है। समान निष्पादन वक्र जो है वो क्या कहता है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मैं ये फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर जो होता है उसको बोलते हैं शिक्षण प्रतिशत, बाएं साइड में वर्टिकल में होता है शिक्षण प्रतिशत, ठीक है, शिक्षण प्रतिशत। नीचे जो होता है उसको बोलते हैं प्रयास या अटेम्प्ट, ठीक है। अब यदि इसको ऐसे एक मीटर दे दिए, स्केल कर दिए, ठीक है, ये स्केल है। यदि लाइन जो है इस रूप में है तो इसको कहा जाता है समान निष्पादन वक्र, ठीक है, समान निष्पादन वक्र। अब सर निष्पादन मतलब क्या होता है, निष्पादन आप समझिए रिटर्न्स, ठीक है,